बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे एक नए वीक के अंदर। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं हूँ इमरान हसन। ये अपना नाम बताना भूल चुकी हैं। इट्स ओके। वीकेंड के बाद नहीं बताया आपने, इसीलिए तो मुझे लगा कि आप भूल गई हैं। खैर, टाइम लगता है वीकेंड के बाद दोबारा पेस पकड़ने में। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आपको ये वीकेंड थोड़ा ज्यादा घर पे गुजरा। एक फायदा पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बहरहाल एक बात हुई जरूर है और वो ये है कि जब से पेट्रोल थोड़ा महंगा हुआ है तो मुझे लगता है कि सड़क पे ट्रैफिक कम हो गया थोड़ा। I was wondering the same thing, क्योंकि नॉर्मली जो है ना इस तरह से जब ट्रैफिक वाला मामला संडेज को भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कल ट्रैफिक काफी हद तक कम। लेकिन मुझे लगा शायद मैंने ही महसूस किया, आपने भी किया, तो इसका मतलब ऐसा है। तो ये एक लिहाज से अच्छी बात भी है। मुझे लगता है कि हम गाड़ियों पे या व्हीकल्स के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अगर कोई छोटा सा काम भी करना हो, घर के पास मार्केट हो, कोई जैसे खवातीन के छोटे मोटे काम होते हैं, दर्जी के पास जाना है तो आपने गाड़ी का इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल में अच्छा है अगर आप वॉक कर सकें या पैदल जाएं या कम लोग गाड़ियां इस्तेमाल करें। घर में अगर 2 गाड़ियां हैं या 3 गाड़ियां और वो सारी इस्तेमाल हो रही हैं तो दिस इज नॉट गुड। आपके क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं है, आपके प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है और आपकी पॉकेट के लिए भी अब अच्छा नहीं है। तो आई थिंक दिस पॉकेट वाली बात जो है इट हर्ट्स द मोस्ट। ये पॉकेट वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब वाकई पेट्रोल अफोर्ड करना भी बहुत एक बड़ी लग्जरी है। पहले सोचते हैं अब जाने से पहले कहीं पहले सोचते हैं कि पेट्रोल कितना लगेगा। खैर, ये तो आपसे थैंक्स टू द इमरान खान एंड द करंट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं और रात को बड़ी अच्छी खबर आई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमें पता था वैसे काफी हद तक चांसेस थे कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने बहरहाल जी क्लीन स्वीप किया मुल्तान की शदीद गर्मी के अंदर और जीत लिया तीसरा मैच भी। और इस तरह पाकिस्तान ने सीरीज 3-0 से अपने नाम करी। बिल्कुल, और शादाब ने जितनी शानदार परफॉर्मेंस दी, सब कह रहे थे कि शादाब ने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन उसके साथ ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जो है बड़ी बेहतर रही। शादाब परफॉर्मेंस और सेकेंडली वैसे भी जिस वेदर कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों की टीम ने खेला है मुल्तान की गर्मी के अंदर, और उसमें पाकिस्तानी टीम ने ऐसे परफॉर्म किया। हैट्स ऑफ टू देम। और हमें बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा टफ कंपटीशन होगा। इट वाज अ टफ कंपटीशन दो, एग्जैक्टली, बट स्टिल कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा। बिल्कुल, और निकोलस पूरन को पाकिस्तानी टीम ने वंस बॉलर बना दिया, ये पाकिस्तानी टीम को क्रेडिट जाता है। लेकिन दूसरी जानिब हमें कुछ इंप्रूव्ड फील्डिंग नजर आई, हमारी अच्छी फील्डिंग हमने देखा। दूसरी जानिब कल बड़ी पुअर फील्डिंग वेस्ट इंडियन टीम की तरफ से नजर आई, जिसमें बड़े अच्छे बड़े आसान कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए। ओवरऑल इट वाज अ गुड क्रिकेटिंग क्या कहना चाहिए सेशन जो कि हुआ है पाकिस्तान का। और इससे पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप है उसके अंदर भी और क्वालिफायर जो वर्ल्ड कप का है उसके अंदर भी पाकिस्तान को एक एज मिला है। सो वी आर हैप्पी टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू। अगर आप सो गए थे, आपने मैच नहीं देखा और बाकी पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है वो हमने आपको सब बताने हैं। आज मंडे का दिन है, आज सब यही बातें होनी है। क्या महंगाई हो गई है, मईशत क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या, सब बताएंगे। लेकिन आगाज में आपको आज की बताएंगे हेडलाइंस। वफाकी बजट के असरात, महंगाई का जिन बेकाबू, तामीराती मटीरियल महंगा, पेट्रोल डीजल भी महंगा होने का इम्कान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF हमसे खुश नहीं, मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। इंतहा पसंद मोदी सरकार गुस्ताख रहनुमाओं को सजा देने के बजाय एहतजाज करने वाले निहत्ते मुसलमानों के घर गिराने लगी। पाक चीन अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के आला सतह वफ़द ने 9 से 12 जून तक चीन का दौरा किया। और जून में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने नशेबी और ज्यादा बारिशों वाले इलाकों में अभी से इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। जी, जून में एक्सपेक्टेड है कि जी बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। वैसे पता नहीं कब होंगी, अभी तो फिलहाल गर्मी पड़ी है। ज्यादा बारिशें होती हैं तो ज्यादा पानी भी आ सकता है, आता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ज्यादा अच्छा बजट आए तो ज्यादा महंगाई हो जाती है। तो बड़ी खबर बताएंगे आपको। तो किस्सा है, बल्कि आजकल सबसे बड़ी खबर तो बजट ही है। आपको पता है
2022-23 की जो वफाकी हुकूमत है उसने 9,502 अरब का जो कौमी बजट है वो पेश कर दिया, जिस पर बहस का बाकायदा आगाज़ आज के इजलास में होगा। बीच में वीकेंड था। अपोजिशन लीडर राजा रियाज अपनी इस बजट पर जो है ना वो इज़हार ख्याल करेंगे। वैसे मुझे अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हुए बड़ा अजीब लगता है कभी कभी। खैर, बजट में आम आदमी को क्या रिलीफ मिला, इसकी मुश्किलात बढ़ी हैं या नहीं, इस हवाले से जो मुआशी माहिरीन है उनकी राय और बहस भी जारी है। हुकूमत इस बजट को मुतवाज़िन करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से एज़ यूजुअल एज़ अपोजिशन ऑलवेज सेज इसे अवाम दुश्मन बजट कहा जा रहा है। और वज़ीर ख़जाना फॉर्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये दावा कर रहे हैं कि नई हुकूमत पेट्रोल मज़ीद महंगा करेगी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से पेट्रोल 35 रुपये मज़ीद फी लीटर बढ़ेगा और हुकूमत को IMF से रिलीफ नहीं मिलेगा। वो कह सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि डील क्या हुई भी IMF से। उन्होंने कहा जी ओवरऑल मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो एक बजट पेश किया, हमारे ख्याल में इनकम टैक्स भी बढ़ाना चाहिए था, ये उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ बजट के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद हैं और उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि बजट कई तरीकों से नुमाया बेहतरी की नुमाइंदगी करता है। बजट ने हमारे नौजवानों के लिए मज़ीद तालीमी मौक़े फराम किए गए हैं और बजट में बलूचिस्तान और माली तौर पर जो कमज़ोर लोगों के लिए जो एक टारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उस हवाले से भी कहा। अहम बात यह है कि ये बजट में अमीरों के जो गैर पैदावारी असासे हैं उन पर टैक्स लगा दिया गया है, जबकि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब कहते हैं कि PTI हुकूमत ने कबायली अजला की ज़रूरियात के पेश नज़र फंडिंग में 3 गुना इजाफा किया और रकम 131 अरब रुपए की जो है मुख्तस की। और ओवरऑल इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेघर आबादी के लिए 1 पाई मुख्तस नहीं की। दूसरी जाने पंजाब का बजट आज पेश किया जाने का इम्कान है, जबकि सूबाई बजट में भी वफाकी बजट जैसा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बजट का जो पंजाब के बजट का मजमूई हुज्म है वो 2800 अरब से जायद का होगा, जबकि वफाकी बजट के हवाले से अगर आपको बताएं तो इससे अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, अवाम की या तो अवाम की मुश्किल में इजाफा होगा, क्या सिचुएशन है, इसी पे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर अयूब मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनसे जरा बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मौजूदा या इससे पहले भी जो काफ़ी अरसे से एक सिचुएशन चल रही है उसको देखकर एक ही बात जहन में आती है कि कामयाब या अच्छा बजट वही हो सकता है जिसमें हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए इक़दाम करें, कुछ ऐसे इक़दाम करें जिससे पाकिस्तान की का ज़राअत बेहतर हो और पाकिस्तान में नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों। जो रेवेन्यू के अहदाफ है वो भी हमने उनकी मंशा के मुताबिक रखे हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट है जारी बात है वो काफ़ी हद तक ये दिखाता है कि IMF की मर्जी इसमें किस हद तक शामिल है। उसके बावजूद अभी तक ये हुकूमत मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार दिलासे देने के बावजूद IMF से मुआहदा नहीं कर पाए हैं जिससे पाकिस्तान की जो एक इंटरनेशनल रेटिंग है वो बेहतर हो, पाकिस्तान इस क्रंच सिचुएशन से निकले। इसकी क्या वजह, आप हुकूमत की नालायकी इसकी वजह है या अब IMF ज्यादा टफ टाइम दे रहा है हमें? इमरान साहब, जो आपने कहा था मुआहदा तो हो चुका है, IMF से मुआहदा पहले हो चुका है। असल में मुआहदे के बाद ये होता है कि जो IMF की जो आपको किस्त मिलती है वो बायनवली मिलती है। सही। उसमें जो आखिरी किस्त है उस पुराने मुआहदे के तहत जो आखिरी किस्त है वो आखिरी किस्त के रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, वो रिलीज होनी है उसी मुआहदे के मुताबिक। अब जो क्वार्टरली रिव्यू करता है IMF, क्वार्टरली रिव्यू करता है, उस क्वार्टरली रिव्यू में गुज़िश्ता 2 हमारे रिव्यू ऐसे आए हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुआहदे में कंडीशन थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब IMF ने आखिरी किस्त आनी है इस मुआहदे के बाद, और इस मुआहदे के आखिरी किस्त के बाद क्या एक मजीद मुआहदा करना पड़ेगा वो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो जो आखिरी किस्त आनी है उससे पहले जो रिव्यू हो रहा है उस रिव्यू में IMF का कहना है कि जो कंडीशन अभी तक पूरी नहीं हुई थी उनको पूरा करना है। तो 80% पूरे कर चुके हैं कंडीशन, अब कुछ बाकी रह गई है, उसमें से टैक्स की कलेक्शन में बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब बार मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जी हमें IMF के हवाले से हमने उनके साथ इस तमाम तर आखिरी किस्त के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं और मुश्किल फैसलों की जब हम बात करते हैं, पेट्रोल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, बिजली महंगी हुई, हमने काफ़ी हद तक तो इकदाम किए। अब वो फैसले तो ले चुके हैं ये। हाँ जी, लेकिन स्टिल वो कहते हैं कि IMF अभी तक हमसे खुश नहीं है। फिर खुश करने के लिए हमें और क्या करना है? और क्या करें हम डॉक्टर साहब IMF को खुश करते हैं? जी डॉक्टर साहब, आपके सिग्नल कुछ ब्रेक हो रहे हैं, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?
डॉक्टर साहब की ऑडियो हम तक नहीं आ रही। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपने शायद मोबाइल फ़ोन या डिवाइस को थोड़ा सा मूव कर लीजिएगा, डायरेक्शन बेहतर हो जाए, शायद सिग्नल पे बात करें। डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बजट कितना रिलीफ का हामिल है आवाम के लिए, इसमें कितनी सहूलत है और इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये तो आप देख रहे हैं। पंजाब का जो बजट है तकरीबन 3200 अरब का, इसके साथ आपको बताते चलें कि आज वो भी पेश किया जा रहा है और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको मुबारक हो, 15% उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, 5% पेंशन के अंदर इजाफा हुआ है। और लेकिन दूसरी तरफ जो टैक्सेस बढ़े वो भी तो बताए ना, जो उनकी तनख्वाह बढ़ा के दूसरी लेकिन तरफ आई जो स्टिल फील कि सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा ठीक हो जाता है हर साल। जो निजी सेक्टर में काम करते हैं उन मुलाजमीन के हवाले से सोचना चाहिए कि उनकी तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की वारिस कम अज़ कम सरकार तो है, वो एहतजाज करके जैसे तैसे अपना हक तो ले लेते हैं, लेकिन जो निजी सेक्टर में और एक बहुत बड़ा शोबा है पाकिस्तान का जो काम करता है वो तो शायद ऐसे एहतजाज भी नहीं कर सकता पार्लियामेंट हाउस के सामने, क्योंकि अगर वो एहतजाज करें तो उनकी नौकरियां खत्म हो जाती हैं। सरकार में तो ऐसा नहीं होता है। सो आई थिंक इसके लिए भी हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको किसी तरीके से उनको कहना चाहिए। पिछले दौर में इमरान खान साहब ने इस हवाले से कम अज़ कम स्टेटमेंट्स ज़रूर दी थी, मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स हैं या मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स, उन्हें कहा ज़रूर था कि आप अपने एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें बढ़ाएं, और बढ़ी भी थी, कुछ जगहों पर तनख्वाहें बढ़ी भी थी और इसकी वजह से भी एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया था ओवरऑल। लेकिन स्टिल जब बात सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हो रही है, एक तरफ तो उनको तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब कमर्शियल इम्पोर्ट्स हो या पेट्रोल हो या गैस हो, बिजली हो, इस पे तमाम तरह पे जो कह लें इजाफा किया गया, उससे कहीं ना कहीं दिया गया रिलीफ कंपनसेट हो ही जाता है और उस वजह से भी लोग, बल्कि मेरी तो एक दोस्त थी, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी मेरी तनख्वाह बढ़ी है ये अब के 6 महीने के बाद वाला मेरा खर्चा उससे ज्यादा हो चुका है। वो 6 महीने का गैप पड़ चुका है जितनी तनख्वाह पड़ी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ आ गए। डॉक्टर साहब IMF के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब कि IMF अभी हमसे खुश नहीं है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि खुश करने के लिए मजीद अब हमें क्या करना है। जितनी प्राइस बढ़ाई गई है पेट्रोलियम में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें मेरे हिसाब से अभी 24 रुपीज 24 रुपए का अभी भी फर्क है। एक तो ये कंडीशन है कि वो जो हम सब्सिडीज बिल्कुल जीरो करनी होगी। अच्छा। और बजट में जो फिगर आए हैं, बजट में सब्सिडीज में कोई इजाफा नहीं किया गया, हालांकि सब्सिडीज तो हम पहले ही पूरी, अगर वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान सबसे कम सब्सिडीज देने वाला मुल्क है, साउथ एशिया में भी और वैसे ग्लोबली भी। तो सब्सिडीज पहले ही कम दे रहे थे और मजीद कोई उसमें चेंज नहीं किया गया। 700 बिलियन का साइज था पिछले साल भी, इस साल भी ऑलमोस्ट वही साइज है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे। प्राइस 24 जो बढ़ानी है वो इस तरह से बढ़ानी है कि दूसरी IMF की कंडीशन ऑयल से रिलेटेड ये थी कि सिर्फ ये नहीं कि सब्सिडी विथड्रॉ करें, बल्कि जो GST का रेट आपने एडजस्ट किया हुआ है, हम ऑयल पर GST बहुत कम ले रहे थे, तो उसका था कि जो GST का रेट बाकी कमोडिटीज पर है, क्योंकि GST जो है ये सेल टैक्स नहीं, जनरल सेल टैक्स है। जनरल सेल टैक्स का मतलब तमाम कमोडिटीज पर लगेगा एक ही रेट से। तो वो जो 17% दूसरी कमोडिटीज पर लग रहा है वही पेट्रोल पे लग रहा है। अच्छा, वही थोड़ा सा हमारा कंसर्न भी था कि हमारा एक इतना पुराना IMF के साथ एक वर्किंग रिलेशन, इतने अरसे से माशाल्लाह से कौम का जूस निकल रहा है सारी सूरत हाल के अंदर, तो थोड़ा सा कोऑपरेशन का मैटर भी होना चाहिए था। आई मीन दिस इज 4th टाइम दैट PMLN इज इन द गवर्नमेंट और एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है, दे नो हाउ टू टॉक टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। इस डेडलॉक की बुनियादी तौर पे आप वजह क्या समझ, क्या यही है क्योंकि हमने जहां पे कुछ चीज़ों में बेहतरी नहीं की, दूसरी जानिब हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन भी तो की है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, हमने अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर किया है, हमने काफ़ी सारे मामलात में इंप्रूवमेंट्स भी तो दिखाई है। क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारा बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट है जिसको हम सेल आउट कर सकते हैं दुनिया के सामने कि हमारे चैलेंजेस ज़्यादा हैं तो हमें हमारे साथ खड़े हों। कोविड के अंदर पाकिस्तान WHO ने कहा है कि बेहतरीन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हमारा CV के ऊपर भी है जिसके लिए दे शुड सपोर्ट अस। आई थिंक डॉक्टर साहब देखिए 1993 से IMF से हम बोरोइंग फैसिलिटी ले रहे हैं, 1993 से डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट होते रहे, फैसिलिटीज लेते रहे, लेकिन उसके बाद से अब तक का रिकॉर्ड हमारा ये था कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि IMF से के जो कंडीशन थी हमने उसको इम्प्लीमेंट ना किया हो, कभी भी नहीं हुआ। इस मरतबा फरवरी से ऐसा हुआ कि हमने वो इम्प्लीमेंट भी नहीं की, बल्कि थोड़ा सा उसके रिवर्स चले, थोड़ा ज्यादा फैसिलिटीज हम फैसिलिटेट करने की पब्लिक को हमने कोशिश की। पहली इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम प्राइसेस कम की थी, वो फरवरी के बाद से हमने थोड़ा सा उसे डाइवर्जन की थी, पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हुआ। तो IMF जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ देखिए बहुत इस तरह मैं कहूँगा कि रूटनेस इस मानों में होती है कि वहाँ बड़ी ही मतलब बेरहमी से एक चीज है
इसको इम्प्लीमेंट करना है। वहाँ कोई फैसिनेशन नहीं होती, वो कोई मतलब इस तरह का कोई लव एंड रिलेशन। टाइम कम है चूंकि डॉक्टर साहब ये जो बजट आपने पढ़ा होगा यकीनी तौर पे, इस बजट की डॉक्यूमेंट कैसी लग रही है आपको? इस आने वाले फिस्कल ईयर के लिए सख्त तो है हमारे लिए, लेकिन क्या हम मईशत को कुछ ना कुछ संभाला दे पाएंगे और आने वाला जो साल है उसको हम इस साल से बेहतर कर पाएंगे थ्रू दिस डॉक्यूमेंट जो हमारी स्पेंडिंग है उसको लेकर? अगर पूछा जाए क्या इसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट नजर आए, एक थोड़ी सी डाइवर्जन नजर आई है। एक डाइवर्जन ये नजर आई है इसमें कि जो हर हुकूमत कहती थी कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे लेकिन जीएसटी पर नहीं, चीजों की कीमतें बढ़ाए बगैर, तो वो इसमें एक डायरेक्शन नजर आई है। रियल एस्टेट के बजाय जो आपका क्वेश्चन भी था कि यूथ के लिए, यंग के लिए क्या किया गया, तो वो रियल एस्टेट के बजाय डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है फंड्स को कि आईटी में लोग आए, अपने छोटे बिजनेस बनाएं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हों, उसके लिए थोड़ी सी इसमें मराहत जो है कम से कम इंट्रोड्यूस की गई हैं, उस तरफ एक डाइवर्जन दी गई है। दूसरा ये कि जो एक्सटर्नल बोरोइंग थी, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी 550 बिलियन की, उसको इस तरह से फाइनेंस करने की कोशिश की गई है कि जो एक्सटर्नल बोरोइंग हम करते थे डॉलर्स में, उसके बजाय डोमेस्टिक मार्केट से, क्योंकि स्टेट बैंक तो अब नहीं देगा, वो तो ऑटोनोमस है, डोमेस्टिक मार्केट से बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। उसका अगर स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है क्योंकि लोगों की सेविंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ जाएंगी, स्टॉक मार्केट में नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली ये पंजाब के बजट के हवाले से भी बताइएगा, आप आज पेश किए जाने का इम्कान है, 2800 अरब से ज्यादा का हुजूम है इस बजट का। आपको क्या लगता है कि इस बजट के अंदर क्या मेजर पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ रिलीफ की सिचुएशन होगी पंजाब की आवाम के लिए? देखिए होनी चाहिए, इसलिए कि जो प्रोविंशियल बजट्स होते हैं, तमाम प्रोविंशियल बजट, उसमें बेसिकली उनका ताल्लुक ही जो होता है वो आवाम की वेलफेयर से होता है। हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो जो सूबे होते हैं उनको डिफेंस एक्सपेंडिचर उनके बजट में नहीं होते, उनके पास कोई लोन नहीं होता वर्ल्ड बैंक का या IMF का जो उनको रिडीम करने की बात करनी हो, तो उनका तो काम ही ये होता है। लेकिन उनका बहुत हद तक डिपेंडेंसी होती है जो मरकज से फंड ट्रांसफर होने होते हैं। पंजाब में भी है 2800 अगर बिलियन का बजट है तो उसमें कोई 2000 बिलियन से ज्यादा उनको NSC अवार्ड से जो पैसा मिलता है वो उस पर डिपेंड करता है, यानी 80% फेडरल रिसोर्सेज से उनके पास फंड आया करते हैं। तो वो फंड तो जाहिर है NFC अवार्ड जो 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस को बहुत एम्पावर हो गए, प्रोविंसेस को फंड ज्यादा आते हैं अब मरकज से। तो अब ये होना चाहिए कि इसमें हेल्थ और एजुकेशन पे यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर नजर आए, खास तौर पे आपके सिंध में तो बहुत ही जरूरी है, पंजाब में तो पंजाब में तो खैर थोड़ा बहुत पहले भी काम हुआ है, मजीद होना चाहिए। खैर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम एक एनालिसिस ले रहे थे, इस वक्त IMF के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो ताखीर का शिकार है और इसकी बुनियादी वजह डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि हिस्ट्री में पहली बार फरवरी 2022 में IMF के साथ किए गए मुआहिदों की कुछ शिकों को पूरा नहीं किया गया, बल्कि उसके उल्टे फैसले किए गए हुकूमत की साबका हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन बनी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत भी नाकाम नजर आती है अब तक IMF को कन्विंस करने में। देखते हैं कब तक ये मुआहिदा होता है और हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है ओवरऑल बेहतर होती है और हम इस क्रंच सिचुएशन से निकलते हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ भारत समेत दुनिया भर में मुसलमान गुस्ताखाना बयानात पर सड़कों पर निकल आए हैं। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, पंजाब और मकबूजा कश्मीर में भी शदीद मुजाहरे किए गए और इन बयानात देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। उधर भारतीय पुलिस ने झारखंड में मुजाहिरीन पर शदीद जो कह लें और सीधी गोलियां बरसा दी और 2 अफराद जान की बाजी भी हार गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बदतरीन तशद्दुद किया, जख्मी किया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। उधर भारत में अगर बात करें, भारत के अंदर ही गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी हमने देखी, जिसमें हिंदू इंतहा पसंद पुलिस की निगरानी में मुसलमानों के घरों को बुलडोजर की मदद से मस्मार कर रहे हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी बीजेपी रहनुमाओं की जो हर्जा सराई है उसकी शदीद मजम्मत की है। बिल्कुल, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। कौमी असम्बली में इन गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए। गुस्ताखाना बयानात ने दुनिया के जो कई अरब मुसलमान हैं उनके दिल का खून किया है। उधर अगर हम बैनुल अक़वामी इस्लामी ममालिक की बात करें, UAE, उर्दन, लिबिया,
इराक, मालदीव्स, ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में भारतीय मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम भी जारी है। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल और मारूफ मजहबी शख्सियत ताहिर महमूद अशरफी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे पहले भी बात हुई थी, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, और न सिर्फ रुक नहीं रहा है बल्कि ऐसा लगता है कि बीजेपी इंडोर्स कर रही है अपने उन रहनुमाओं की बातों को, नूपुर शुरबा जैसी जो इंतहा पसंद उनकी ख़वातीन हैं, उनके बयानात को, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो कि मजहबी शिद्दत पसंदी को हवा दे रहे हैं। ऐसा लगता है बीजेपी उनको इंडोर्स कर रही है। हाफिज़ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिस अंदाज से हिंदुस्तान में पहले अक़लियतों पर मज़ालिम का सिलसिला शुरू हुआ और दुनिया उस पर चूंकि खामोश रही, तो उसके नतीजे में अब उन्होंने हद को क्रॉस कर लिया है। लेकिन बहरहाल ये बात पहली बार देखने में आ रही है कि जिस अंदाज से पूरे आलम इस्लाम में हिंदुस्तान के अंदर होने वाली तौहीन नामूस रिसालत के मामले के ऊपर एक मुश्तरका मौक़िफ़ आया है और हिंदुस्तान की मसनूआत का बाइकाट हो रहा है, मुसलसल मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि उम्मत मुस्लिमा जो है उसके अंदर एक इज़्तिराब पैदा हुआ है और हिंदुस्तान के जुल्म सितम, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि ये उसके जुल्म सितम से ये सिलसिला खत्म हो जाएगा तो ये और बढ़ेगा। और खुद हिंदुस्तान के अंदर आप देखें कि वो मुसलसल कत्लेआम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि वो सड़कों पर हैं और यही हाल बाकी दुनिया में भी है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने कल इस हवाले से एक अहम इजलास भी बुलाया है और हम आलम इस्लाम के तमाम कायदीन से इस सिलसिला में राब्ते में भी हैं। आपने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कल OIC के सेक्रेटरी जनरल से बात की है। आज हमारी जो कौमी असम्बली है उसमें भी इस पर बात हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला रुकेगा। उसी तरह हमें इस पे मेहनत की जरूरत है जिस तरह पिछली। अच्छा हाफिज़ साहब, इसमें सारे इस मामले में जो अफसोसनाक अमर है, एक तो जैसे कि मैंने कहा और आपने भी उसको इंडोर्स किया कि बीजेपी की हुकूमत इस सारे मामले को मजीद हवा दे रही है। दूसरी जानिब पहले अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश की जाती थी किसी मगरबी मुल्क के अंदर भी, तो वो दबे अल्फाज में या किसी अमल के जरिए करने की कोशिश की जाती थी। इस तरह कौमी टेलीविजन पर बैठ के कौमी जबान के अंदर, जिसे पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में लोग समझते हैं, हिंदी हो या उर्दू हो, उसके अंदर ये जसारत बड़े खुले अंदाज में शायद पहली दफ़ा की गई है और बिना किसी शर्म की गई है, बिना किसी खौफ की गई है इन खातून की जानिब से, जो मैंने क्लिप एक देखा है। इसको कैसे रोके? इसका क्या तरीका होगा कि ये मामला आइंदा ना हो? भारतीय हुकूमत तो सीरियस नहीं लगती है, वो तो उल्टा घर गिरा रहे हैं उन लोगों के जो कि इसके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक मुस्तकिल अमल है और पाकिस्तान का एक स्टांस है। जिस तरह हमने OIC में इस्लामोफोबिया के मसले को लेकर गए और अल्लाह ताला ने हमें उसमें बड़ी कामयाबी दी कि आज जो है अक़वाम मुत्तहिदा से ना सिर्फ ये कि एक करारदाद बल्कि एक दिन मुख्तस हो गया इस्लामोफोबिया के हवाले से। इसी तरह हमें पूरी हमारी जद्दोजहद होनी चाहिए और हमारा फोकस इस पर है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुद सरबराहान है, जो इस्लामी सरबराहान है, उनसे जिस तरह राब्ते कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा से आलमी सतह पर इस जुर्म को जुर्म करार दिया जाना कि तमाम आसमानी कुतुब और जो अंबिया हैं और रसूल है उनकी तौहीन आलमी सतह पर जुर्म करार दी जाए। इस हवाले से पाकिस्तान जो है अपनी जद्दोजहद को जो है इंशाअल्लाह जारी रखेगा और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए खारजा की सरबराही भी हमारे पास है और सऊदी अरब के पास इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराहों की सरबराही है और जो सऊदी अरब ने भी इसके ऊर रद्द-ए-अमल दिया है, या कुवैत ने, कतर ने, ईरान में, तुर्की में, बाकी इस्लामी दुनिया में, वो बड़ा इस अंदाज में हौसला अफजा है कि पहले से बेहतर है। अगरचे हमने लेके जाना है और बामी इत्तेहाद से। और इसी तरह मैं पाकिस्तान में बिलखुसूस ये कहना चाहता हूँ कि जुमातुल मुबारक को यौम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे जिस पुरअमन अंदाज से और बेहतर अंदाज से एहतजाज हुआ है और दुनिया के सामने इस बात को पेश किया गया है, उस पर हम कौम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उलमा का भी, कायदीन का भी। हमें मुहज़्ज़ब अंदाज से, मुनज़्ज़म अंदाज से
इस एहतजाज को जारी भी रखना है ताकि जो है और अपने मुल्क के अमलाक, लोगों के अमलाक, उसका भी ख्याल करना है। और इंशाअल्लाह ताला ये बिफज़लिल्लाह तबारक व तआला बहुत मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे अपने उसमें। लेकिन एक जुमला जरूर कहूंगा जो अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है कि इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, हम आपका मजाक उड़ाने वालों या आपके खिलाफ ठट्ठा करने वालों या बदतमीजी करने वालों के लिए अल्लाह ने कहा मैं खुद काफी हूँ। फिर कहा गया इन्ना शानिया का हुआ अबतर। तो ये याद रखना चाहिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत और तौहीन करने वाला रुसवा भी होगा, जलील भी होगा, और जो उसके साथ खड़ा होगा वो भी रुसवा होगा। और जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की चौकीदारी करेगा इस दुनिया में भी इज्जत पाएगा और आखिरत में भी इज्जत पाएगा। लिहाजा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की और हुर्मत के का जो तकद्दुस है, आपकी खत्म नबूवत का जो तकद्दुस है, उसका भी ख्याल करना है, उसको भी, उसके लिए भी जद्दोजहद करनी है और अपनी किरदार और अमल से जो है वो भी दुनिया को बताना है ताकि दुनिया को पता चले कि ये है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, इखलाक अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, मामला यानी अपने अमल से इस बात को जाहिर करना है। हाफिज साहब, इससे पहले भी OIC के अंदर, UN के अंदर इन तमाम तर मामलात के हवाले से आवाज़ उठाई गई है और पाकिस्तान ने बहुत खुलकर इस हवाले से बात भी की है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह की जो गुस्ताखी है उसको ना किया जाए। अब जो हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई है और कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस केस को उठाया जाएगा। कोई ऐसा जो परमानेंट मैकेनिज्म या कोई ऐसा लाएअमल तश्कील देना हम तमाम तर मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होना जिससे हमारे एहसासात को मजरूह किया जाना, मुसलमानों को इस तरह से टारगेट किया जाना, ये ओवरऑल दुनिया में अच्छा एक इमेज नहीं है। सो इसके हवाले से जो मैकेनिज्म है या परमानेंट कोई सोल्यूशन है, उसके हवाले से क्या सजेशन होंगी आप लोगों की जानिब से भी? पहली बात तो ये है, देखिए हमें हर चीज अजीज है मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से ज्यादा अजीज नहीं है। वो कामिल मुसलमान ही नहीं हो सकता जिसकी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माँ बाप, औलाद, माल, दोस्त, अहबाब से ज्यादा ना हो। तो लिहाजा इसमें कोई कमी कोताही या इसमें कोई नालायकी तो की ही नहीं जा सकती है। दूसरी बात है कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक मुहिम चलाना और इस पे कामयाबी हासिल करना है। इसके लिए जैसे मैंने कहा पहले हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामोफोबिया पर एक कामयाबी हासिल हुई है और अब इंशाअल्लाह इस मामले में भी हमें कामयाबी हासिल होगी। हमें मुस्तकिल एक जद्दोजहद और बाहमी इत्तेहाद से और अपने किरदार से और हाफिज साहब, कतर कलामी की बात, ये जो इस वक्त वज़ीर आज़म ने बयान दिया है, क्या ये स्टेटमेंट की हद तक काफ़ी है या कुछ और ऑप्शंस भी हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास भारत को मजीद बावर कराने के लिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है? नहीं, देखिए हम अमली तौर पर इस पर तमाम इस्लामी ममालिक से राब्ते में हैं, दुनिया के इदारों से राब्ते कर रहे हैं और ये जो इस वक्त हिंदुस्तान की मसनूआत का पूरी दुनिया में बाइकाट हो रहा है और हमारे यहाँ भी उसको, हमारे यहाँ तो कम है उनकी मसनूआत लेकिन हमारे यहाँ भी ये है और दुनिया में मुजाहरे और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जैसे मैंने कहा ये पहली बार है इतना शदीद रद्द अमल और इसकी हिंदुस्तान को बहरहाल वो कीमत अदा कर रहा है। ये नहीं है कि तो उसको उनको भी ये एहसास आना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो हिटलर और नाजीज़म से बढ़कर मजालिम कर रहा है जी, तो लिहाजा वो अभी उसको होश। ठीक है हाफिज साहब, इस पे हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और भारत को एक चीज़ कम अज़ कम भारतीय हुकूमत को अब रियलाइज़ हो जाएगी कि ये मामला जिसको उन्होंने छेड़ा, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल, इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये वो मसला है जिससे आगे मुसलमान के पास और कुछ नहीं है। हुर्मत रसूल से आगे किसी मुसलमान कलमा गो के लिए और कुछ भी नहीं है और ये मसला ऐसे रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे इस पर हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो मुल्क में नहीं थोड़ी सी करेंगे, मौसम अभी अच्छा नहीं हुआ। प्री मॉनसून, आप तो भी ना ही बोले, आपका बोलना बनता नहीं है। प्री मॉनसून बारिशों का आगाज हो जाएगा जनाब, जिससे गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद तब बारिश से मौसम खुशगवार भी हुआ। आज भी मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि शाम के हवाले से अगर आपको बात करें तो वस्ती जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में
गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने के अलावा बालाई इलाकों की अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और इस हवाले से बारिश की तवक्को है आंधी और गरज चमक के साथ। महकमा मौसमियात ने 10 रोज़ बाद मुल्क भर में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि फौरी इकदाम किए जाएँ उन इलाकों में जो कि नशेबी इलाके हैं, जहाँ पर ज़्यादा पानी खड़ा होता है, और ओवरऑल मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को अलर्ट रहने की भी हिदायत कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं मौसम की सूरत हाल क्या होने वाली है आइंदा आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। ऑब्वियसली मौसम के हवाले से हमने बड़ी सख्त गर्मी देख ली है, अब हमें जब बारिशों की बात हुई है तो हमें थोड़ा आसरा हो रहा है, जरा इस हवाले से मजीद आप खबर से आसरा हो रहा है हमें। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए कुछ स्कैटर्ड सी बारिश तो अभी भी हो रही है, किसी इलाके में हो रही है, किसी में नहीं हो रही। कल अच्छा कुछ एरियाज़ में अच्छी बारिश हुई है, झेलम में हुई है, और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में अच्छी 30 मिलीमीटर, 32 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर इस तरह से हुई है। तो अभी तो ये स्कैटर्ड सी चल रही है, कहीं है कहीं नहीं है। लेकिन 16 जून के बाद फिर बाकायदा एक प्री मानसून का अच्छा स्पेल है 16 या 17 की सुबह से, तो जो कि 20 तक एटलीस्ट चलेगा मेरे ख्याल में। 4 से 5 दिन का स्पेल है और अच्छा स्पेल है। उसके नतीजे में पूरे पंजाब में तकरीबन अच्छी बारिश होगी। केपी के बेशतर इलाकों में तकरीबन पूरे केपी में ही कह रहे होगी, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन सभी एरियाज़ में, और बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी जो अजला हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिश मुतवक्के है। अपर सिंध में भी किसी हद तक एंट्री इस बारिश की होगी प्री मानसून की, यानी सखर लाड़काना साइड पे। अलबत्ता नीचे जो लोअर सिंध है वहाँ पर मेरे ख्याल में कोई 22-23 जून पे जाके ये स्पेल इस तरह से करेगा, बारिश बरसाएगा। तो एक अच्छा स्पेल है। तो ये क्या ये जो गर्मी की लहर है उसको तोड़ेगा, या महज एक छोटा सा उसमें क्या कहना चाहिए ब्रेक आएगा? नंबर 1। नंबर 2, ये जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शहरी इलाकों में ज़्यादा हो सकती है, तो अर्बन फ्लडिंग वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त खबरदार भी किया है और अलर्ट भी किया है इदारों को। तो उसके हवाले से हमें बताइए कि कितना ज़्यादा इसका चांस खासतौर पर जो बड़े शहर हैं कराची, लाहौर वगैरह, इसमें मौजूद है? कराची में तो खैर इस स्पेल से कोई ऐसी खास सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है, और यहाँ सिंधपुरे में कहीं इससे कोई ऐसा सच अर्बन फ्लडिंग का इस स्पेल से ख़तरा नहीं है। देखें आगे मानसून जब शुरू होता है बाकायदा, जो कि इम्कान ये है कि जून के आखिरी दिनों में 27 या 28 जून से फिर बाकायदा मानसून की बारिशें शुरू होने का इम्कान है। ठीक है। तो ये जो स्पेल है अलबत्ता 16 या 17 जून से लेके 20-21 जून तक, इसके नतीजे में वही इस्लामाबाद से के साथ जो एरियाज़ हैं नीचे, जेलम, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, और फिर और नीचे आ जाए तो मुल्तान, अपना लाहौर, फैसलाबाद, और नीचे साहिवाल, ये जो एरियाज़ हैं इनमें अच्छा स्पेल मुतवक्की है। तो हो सकता है किसी जगह में लो लाइंग एरियाज़ जो हैं वहाँ पर पानी वानी कुछ खड़ा होने का इम्कान हो सकता है इस स्पेल के नतीजे में, लेकिन कोई ऐसी सच कोई इतनी बड़े पैमाने पे अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है। अलबत्ता गर्मी का जो आपने पूछा, तो गर्मी का जोर काफ़ी हद तक टूट जाएगा इससे। अगले 2 से 3 दिन मजीद गर्म हैं, यानी 15 तक ज़्यादा से, और 16 से आनवर्ड तो फिर उसमें खासी कमी है। और ये जो डैम्स में पानी की सूरत हाल है, दरियाओं में, इसमें भी फिर आप ये कह रहे हैं बेहतरी आएगी इससे? जी बिल्कुल, इससे बेहतरी आनी चाहिए, इसलिए कि एक अच्छा स्पेल है ये। 4 से 5 दिन जो इस तरह की कंडीशन है उनके मुताबिक एक 4 से 5 दिन का अच्छा तगड़ा स्पेल है बारिश का। तो उसके नतीजे में फिर डैम्स में पानी का फ्लो बेहतर होना चाहिए। साथ साथ शुमाली इलाके जो हैं वहाँ पर ग्लेशियर मेल्टिंग, स्नो मेल्टिंग के नतीजे में भी कुछ ना कुछ। ठीक है। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। आप अलसुब हमें बता रहे थे मौसम की सूरत हाल। इनफैक्ट एक अच्छी खबर सरदार साहब दे रहे थे कि अगले कुछ दिनों में एक अच्छा स्पेल बारिश का हमारा मुंतज़िर है। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे। अच्छी खबर की बात की, एक और अच्छी खबर हम आपको दिए चलते हैं, और वो है पाकिस्तान की जो MMA आर्टिस्ट हैं, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट अनीता करीम के हवाले से, जिन्होंने अपनी फ़ाइट जीत ली है अनामसली। ऑस्ट्रेलियन इन्होंने अपने ओपोनेंट को हराया है। इसके हवाले से अगर हम आपको थोड़ा सा और बताएं तो उन्होंने जी बैंकॉक के अंदर ये फाइट जीती है। एज पर डिटेल्स अनीता करीम जो हैं वो कपल ऑफ ईयर से पटाया के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, और उनकी जो प्रिपरेशंस है, उनकी तैयारी है, उसने उनको इससे जीत ऑल 3 राउंड्स, मतलब तीनों राउंड्स में अनीता करीम ने अपने ओपोनेंट ऑस्ट्रेलियन ओपोनेंट को हराया। उनके भाई ने ये खबर जो है ट्विटर के ऊपर ट्वीट की, और बड़ी खूबसूरत पिक्चर के साथ उन्होंने कहा जी अनीता करीम ने एक और जो फाइट है वो जीत ली है, और इसके साथ साथ ये ओनली
फीमेल हैं, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, जो बहुत कम खवातीन ने इस स्टेडियम के अंदर बैंकॉक के अंदर फाइट्स को जीते आए, तो अनीता करीम उनमें से एक हैं। और अगर आप उनके आप चूंकि साथ स्टोरी पढ़ रही हैं तो आप जरा उनका फेस देखें, जिस तरीके से पंचेस पढ़ रहे हैं उनको, और जिस तरीके से उनका मुंह लहूलुहान कर दिया उन्होंने, लगता है अनीता ने कोई पुराना बदला लिया है, स्कोर सेटल किया। बट इंडीड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की खवातीन अगर मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट करती नजर आए पाकिस्तान को, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। एंड वंस अगेन हैट्स ऑफ टू अनीता। कांग्रेचुलेशंस अनीता करीम के हवाले से भी हम आपको बता रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है जनाब, और इसमें बहुत कुछ है हमारे पास आज यूजुअल। और इसमें पहले हम आपको दिखाएंगे, आज चूंकि मंडे का दिन है, निकले तेरी तलाश में बात हो रही है मुस्तंसर हुसैन तार साहब की किताब नागा पर्वत पे। तो देखते हैं आज क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो नागा पर्वत के हवाले से जारी है, और बात जो है वो कुछ तवालत इख्तियार कर गई है। नागा पर्वत जैसा अजीम पहाड़ हो और मुस्तंसर हुसैन तार साहब जैसा राइटर हो तो यकीनन बात जो है वो तूल इख्तियार कर जाती है। नाज़रीन इकराम, तार साहब के साथ जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। और तार साहब, मेरा एक सवाल नागा पर्वत के हवाले से यह है कि एक नौजवान आपको मिले थे, उनका नाम था अब्दुल हक, कराची के थे, आपने इस किताब में तज़किरा किया है, और उन्होंने कोई जूतों का हार पहना हुआ था। तो अच्छा, वो गुफ्तो शनीद में आपने कहा है कि वो मेरे कबीले का फ़र्द था, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि जब तक इंसान जूतों का हार ना पहने उस वक्त तक जो है उसको वो यानी इंसानियत के उस दर्जे पे नहीं पहुंचता। तो ऐसे जो किरदार हैं वो आपको दौरान सियाहत जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। दरअसल बात ये है कि भाई ओवरऑल जिनके जहन में फतूर होता है वही लोग जाते, नॉर्मल लोग तो उधर जाते नहीं जी। चुनाचे आप वहाँ पे वैसे ही किरदारों को मिलते हैं। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आजकल तो सयाह आ गए हैं ना, जब सयाह नहीं होते थे जी बिल्कुल, तो उसी नौइयत के कैरेक्टर वहाँ पे मिलते थे। तो करीमाबाद के बाज़ार में जा रहा हूँ तो आगे से एक साहब आए और उन्होंने रुकसैक उठाया हुआ है और गले में जूतों का हार, और जूतों का हार के मुराद है कि दोनों उसके फुल बूट थे ना, चश्मों से उन लटकाए हुए। तो आई थॉट कि वो को गोरा आ रहा है क्योंकि उसकी शक्ल भी गोरों जैसी थी। तो मेरे पास आया तो उसने कहा कि तार साहब क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा, वो कह के गुजर गया, ही डिडंट वांट टू स्टे। लेकिन जब उसने मैंने कहा कि ये मुझे किस तरह पहचानता है, तो मैंने उसको आवाज़ दे के बुला लिया। मैंने कहा भाई आप कौन हो, क्या हो? तो वहाँ से फिर गुफ्तगू शुरू हुई। तो कहने लगा मैं कराची में टीचर हूँ और मैं गर्मियों में इधर आ जाता हूँ नॉर्थ में, और मेरा तरीक़ा वारदात ये है कि यहाँ पे मैं गिलगित आता हूँ, करीमाबाद या गिलगित या स्कर्दू जाता हूँ, और वहाँ से जो भी एक्सपीडिशन उन दिनों जाया करती थी, गोरों की जाया करती थी। तो किसी एक एक्सपीडिशन को मैंने रिक्वेस्ट करनी कि जनाब मैं बड़ा गरीब एक स्कूल टीचर हूँ और मुझे घूमने का शौक़ है और ये पहाड़ों में तन्हा जाना ज़रा मुश्किल है, तो अगर मैं आपकी एक्सपीडिशन के पीछे पीछे चला हूँ तो आपको कोई इतराज़ है? तो जाहिर है कि वो कहते थे नहीं। ठीक है। तो कहता था कि जाहिर है कि एक आध दिन के बाद वो मुझे अपने में शामिल ही कर लेते थे, खाना पीना भी मिल जाता था और मैं उनके साथ सफ़र करता। लेकिन मैं हमेशा जहाँ वो जा रहे होते थे वहाँ नहीं जाता, मैं रास्ते में दाएं बाएं देखता रहता था। और मुझे अगर कोई ऐसा मैंने पास देखा है या बर्फपोश पहाड़ देखा है बहुत दूर, तो मेरे अंदर ये होता था कि ये अब मेरा सफ़र इनके साथ मुनक़ता हो गया, मैंने उधर जाना। और मुझे नहीं पता होता था, वो जो अननोन की जुस्तजू है ना उस बंदे में, जो हम तो पढ़ लिख के थोड़ा बहुत जाते थे, कहता मुझे कुछ पता नहीं होता। चुनाचे मुझे याद है यहाँ झूला है ना, वहाँ भी एक ऐसा पास आता है कि आपका जी चाहता है आप उधर जाएं, लेकिन वो अननोन होता है, या मतलब है कि उसके बारे में आपको खबर नहीं होती। वो जो अननोन की तरफ जाना है वो सिर्फ जुनूनी लोग ही कर सकते हैं। चुनाचे उसने मुझे बताया था कि एक जगह रास्ते में मैंने कैंप किया, इसी तरह कोई डेस्टिनेशन थी उसी रास्ते में, K2 के रास्ते में राइट हैंड पे कहीं था। तो कहने का कि सुबह जब मैं जागा हूँ तो वहाँ एक छोटी सी नदी थी, कहने का वहाँ दर्जनों मारखोर जो थे वो पानी पी रहे थे।
और मैं जो बाहर निकला हूँ और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मुझसे वो डरे नहीं। रीज़न बीइंग कि मैं शायद उनका पहला इंसान था, और इंसान को देख के जानवर जो है या दरिंदा या वट एवर यू कॉल इट, असल में तो दरिंदा इंसान होता है लेकिन हम उनको कहते, तो वो इसलिए डरता है कि उसका एक्सपीरियंस होता है कि ये मुझे गज़न पहुंचाएगा। अगर उस जानवर में वो एक्सपीरियंस है ही नहीं तो वो आपसे नहीं डरेगा। सही। तो ये उस नौइयत का नौजवान था और कहता 2-3 महीने के बाद मैं वापस चला जाता हूँ। तो मैंने कहा ये जूतों का हार क्यों पहना हुआ है? तो उसने कहा कि जब तक इंसान जूतों का हार अपने गले में ना पहन ले वो अपने आप को नहीं पहचान सकता। और ये वही एक मिस्टिक एलिमेंट है इसमें। वो बुल्ले शाह भी यही कहता है और बाकी भी यही कहते हैं कि जब तक आदमी अपनी अना को ना मारे और अपने आप को हकीर ना, जिस तरह अब वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दफ़ा मैंने पढ़ा कि जी थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो रिटायर हो रहे थे तो उनसे पूछा गया कि रिटायरमेंट के बाद आपका क्या इरादा है? तो उन्होंने कहा कि जी मैं जाऊंगा फ़लाँ खानकाह में और वहाँ एक आर्डनरी भिक्षु की मानंद मैं वहाँ पे गेरुए कपड़े पहन लूँगा और मांग के खाना खाऊँगा। तो मुझे बड़ा एक हमेशा तजस्सुस रहा है कि ये मांग के खाना यानी अपने आप की मतलब कि अपने अना को फना करने वाली बात है बिल्कुल। यानी हकीर हो जाए आदमी तो तभी हाथ फैलाता है। तो मुझे भी एक था शौक़ कि शायद मैं कभी किसी खानकाह वगैरह में दाखिल हो गए एक्सपीरियंस तो करूं कि इससे क्या हासिल होता है। और मैं बहुत ज़्यादा हटूंगा नहीं। एक ड्रामा था एक हकीकत एक फसाना, तो उसमें मैं किरदार अदा कर रहा था एक साफ़ी का। तो उस एपिसोड में मैं फ़कीर बन के लाहौर की सड़कों पे मांगता और वो जो एक्सपीरियंस था वो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि वो कपड़े वपड़े पहने और वो दाढ़ी लगाई, उससे वो फ्यूम से मेरी आंखें और भी सुर्ख हो गई। मुझे जेन्युइनली पैसे मिले यानी लोगों ने दिए, लेकिन मुझे अब तक याद है कि जब मैंने वो किशकोर फैलाया हुआ था उसमें जो पहला सिक्का गिरा था ना उसकी खनक ने मेरी तमाम अना को जो था किरची किरची कर दिया। आई वाज फिनिश्ड एज ए ह्यूमन बीइंग। इसीलिए कहा जाता है कि जो आदमी हमारे दीन में भी अगर हाथ फैला देता है तो उसको दो। तार साहब, अभी गुज़श्ता दिनों पिछले हफ्ते मैं रायकोट पुल पे था, रायकोट का जो पुल कराक्रम हाईवे पे, और आपकी याद आई, आपकी किताबों की याद आई। हर किताब में ही रायकोट का तज़किरा आ ही जाता है। तो रायकोट का पुल और दरियाए सिंध की गहरी गूंज नामी चैप्टर्स होते हैं आपकी किताबों में। और लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मतलब अब रायकोट पुल पे हम देखते हैं तो बहुत सारी इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं, वो फॉरेस्ट वालों की हैं, सामने जो है वो शंग्रीला वालों का सेटअप है, और दूसरी साइड पे भी मुख्तलिफ इवन होटल्स बन गए हैं, रश रहता है काफ़ी। और वो जो एक बड़ी तन्हाई हुआ करती थी रायकोट पुल पे, अब वो उस तरह नज़र नहीं आती। ये जो आपकी किताब है नागा पर्बत, ये तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1988 या 89 में कहीं यानी ये सफ़र जो है उस वक्त किया गया। सो 1988 या 1989 में रायकोट पुल कैसा हुआ करता था? रायकोट का जो ये मशहूर पुल है कराक्रम हाईवे का, ये उस वक्त कैसा हुआ करता था? एक तो मैं आपको ये बता दूं क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी जो गाइड बुक्स थी वो पढ़ के मैं फेरी मेडो जा रहा था, पाकिस्तान में कोई तज़किरा नहीं था। और समर दी अदर वो इसको हमेशा रखियोट लिखते हैं, रखियोट। अच्छा, तो मेरा भी ख्याल यही था कि इसका नाम रखियोट है। अच्छा, और आई डोंट नो वो कोई उनका एक्सेंट ऐसा होगा लोकल्स का कि वो उसको रायकोट की बजाय रखियोट समझते रहे, तो मैं भी रखियोट समझता रहा। तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो पहली मरतबा मुझे पता चला कि नहीं ये रायकोट है। एक तो ये बात। दूसरा ये कि वो वैगन गिलगित से चली थी, चलास वाला दिया, मैं और मतीउर रहमान और शाम के वक्त हम उतरे हैं और बिल्कुल डेसोलेशन, और कोई बंदा नहीं था। तो इकराम बेग ने ऊपर तातों को कोई पैगाम भिजवाया था कि कोई पोर्टर्स वगैरह आ जाए, उन्होंने सुबह आना था। तो अब वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं थी। आई डाउट कि वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर था, सिवाय एक सिपाही वो बैठा हुआ था, वो सब दोस्त बन गया।
खाना हम भूल आए थे या उसकी एक अलग दास्तान है, तो थोड़ा बहुत वहाँ से मिल गया। तो वह वाहिद जो जगह थी रायकोट पुल के, हम नीचे उतर के इंडस के पास वहाँ पे रेत पे हमने टेंट लगाया और मुझे याद है कि करीब ही एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे और शी वॉज वेरी मच फ्राइटेंड कि ये लोग कौन आ गए हैं, क्योंकि उधर तो कोई नहीं आता। तो हम भी रात को अच्छी तरह ना सोए और वो बल्कि वो सिपाही ने मुझे पूछा कि साहब आप क्या कहाँ जाना, उसका ख्याल था कि हम किसी और बस पे बैठ के, हमने कहा जी हमने ऊपर जाना है। कहता ऊपर कहाँ? उसको भी कोई आइडिया नहीं था कि ऊपर कोई ऐसी आबादी है या फेरी मेडो का तो उसने सुन ही नहीं रखा था। चुनाचे रायकोट वॉज जस्ट ए वीराना था जहाँ पे हम उतर गए। ओह, और इसमें एक आपने इसमें लिखा है हम मुसलमान तुम मुसलमान, तकिया कलाम था, एक इमाम मस्जिद गया, वो इमाम मस्जिद जो थे वो तत्तों से थे और आपकी उनसे मुलाकात भी हुई, तो उनकी शख्सियत का आपने काफ़ी नक्शा खींचा है, उनकी शख्सियत के बारे में अगर कुछ बताना चाहें। ही वॉज वेरी काइंड पर्सन। तो हमें हैरत होती है ना यहाँ पे, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि नॉर्थ के लोग जो हैं वो मेहनत और मशक्क़त को अपनी डिग्निटी के ख़िलाफ़ नहीं समझते, बल्कि वो समझते हैं कि ये एक डिग्निफाइड अमल है, अपने हाथों से काम करना और रिज़्क़ कमाना। चुनांचे मैंने बताया था कि एक एसी साहब मेरे दोस्त थे, उनका बेटा, मैंने एक दफ़ा कहीं जीपों पे गया तो उनसे एक उनका बेटा था, वो कराची में पता नहीं मेडिकल में पढ़ता, तो मैंने कहा आप जीप चला रहे हो, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि सीएसपी का बेटा यहाँ पे जीप चला रहा हो, मतलब टैक्सी चला रहा हो? ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनमें अभी तक वो सादगी मौजूद है। तो इसी तरह आई डिडंट नो कि भाई ये इमाम मस्जिद है, वो छोटी सी मस्जिद थी, तो ही वॉज ए वेरी काइंड पर्सन। अपने गधे के साथ वो तशरीफ़ लाए एंड ही वॉज वेरी हेल्पफुल, और मेरा ख्याल है कि उनका इंतकाल हो गया। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, तार साहब के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला था, सवालात का सिलसिला था, वो नांगा पर्वत पे था, और आपने देखा कि नांगा पर्वत या शुमाल के हवाले से जब भी तार साहब के साथ सवाल किए जाते हैं तो उनके चेहरे पे ख़ास चमक होती है और उनकी जो लहजा है और उनकी जो गुफ्तगू है उसमें ख़ास एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी, ये गुफ्तगू, ये चेहरे पे चमक जो है, ये मज़ीद आप देखेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं कुछ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज की, जिसमें ग्रीन शर्ट्स ने रेड कैप्स के खिलाफ क्लीन स्वीप कर दिया है। मुल्तान में जारी 3-1 रोज़ा मैचेस को सीरीज के आखिरी दिन जो वनडे मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 53 रन से कामयाबी हासिल की और इस तरह वनडे मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। वनडे सीरीज के आखिरी मैच में जी वेस्ट इंडीज को जीत के लिए पाकिस्तान ने 270 का टारगेट दिया था, जबकि मेहमान टीम इस रन के ताक़ुब में 38 ओवर में 216 रन पर ढेर हो गई। अकील हुसैन ने धुआंधार रन बनाकर नुमाया रहे, उसके अलावा कुछ बाकी प्लेयर्स भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा किया। और आप तो ऐसे खुश थे जैसे शर्त लगाई हुई थी ना आपने कि पाकिस्तान, मतलब शी इज वेरी हैप्पी, आई डोंट नो आई एम। अच्छा जी, जबरदस्त सीरीज रही पाकिस्तान के लिए। इतनी शदीद गर्मी में जो हम डर रहे थे कि कहीं जो ना प्लेयर्स की तबीयत वगैरह खराब ना हो जाए, हुई भी कुछ अंपायर्स वगैरह की भी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हम अगर कल के मैच की हाईलाइट्स की बात करें तो शादाब ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया, 4 विकेटें हासिल की और हसन अली और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मौसम की खराबी और आपने देखा होगा कुछ गर्दो गुबार था वहाँ पे। मुल्तान में वैसे आंधी मशहूर भी है मुल्तान की, वो चल रही थी, तो तकरीबन 1 घंटा ताखीर हो गई थी। मैच दोबारा जब शुरू हुआ तो मुख्तलिफ खिलाड़ी मास्क पहनकर खेल रहे थे वेस्ट इंडियन, ये भी हमने देखा। मैच में टीम में 2 बड़ी तब्दीलियाँ की गई थी। हारिस रऊफ नहीं थी, उनकी जगह धानी हमें एक्शन में नजर आए और शाहिन शाह अफरीदी को भी रेस्ट दिया गया और हसन अली को खिलाया गया। इमामुल हक ने मुसलसल 7 मैचों में 50 रन से जायद बनाए, दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए। इससे कबल ये साबिक कप्तान जावेद मियांदाद साहब के पास एजाज था जिन्होंने मुसलसल 9 मैचेस के अंदर 50 से ज्यादा रन स्कोर किए थे। ये कुछ हाईलाइट्स है और शादाब की कल परफॉर्मेंस बड़ी कमाल रही। हमारे साथ इस वक्त क्रिकेट गुरु एनालिस्ट जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। ही मस्ट बी हैप्पी ऑन दिस परफॉर्मेंस। मिर्जा साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह खैर इमरान, मैं भी ठीक हूँ। और अरमला को कहें, अरमला 53, 270, 216, अब इनको उर्दू की तरह गिनती सिखा दे। नहीं, जैसा मुझे आती है, मतलब मैं अंग्रेजी मीडियम हूँ तो मैं प्राउडली पढ़ती हूँ। अच्छा चले, हम जरा कहते हैं ना कि डबल टेस्ट है शो के अंदर, इंग्लिश टेस्ट रहना चाहिए। तो मेरे साहब अच्छा मैच हो गया कल, सीरीज भी अच्छी हो गई माशाल्लाह, जीत गए, हमने क्लीन स्वीप कर दिया।
बिल्कुल, ये तो एक्सपेक्टेड था इमरान। जिस तरीके की वेस्ट इंडीज की टीम है, जिस तरह मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उनके टॉप के प्लेयर्स रिटायर हो गए और उनके जो साबिक कप्तान थे जेसन होल्डर वो नहीं आए, इवान लुइस जो थे वो नहीं आए, तो उनकी टीम निस्बतन नातजुर्बाकार और थोड़ी कमजोर टीम थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले वनडे में 305 रन बनाए, उससे यही लग रहा था कि ये टफ फाइट देगी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आप देखिए, दूसरा वनडे 120 रन से और तीसरा और आखिरी वनडे कल 53 रन से पाकिस्तान जीता। तो इससे अंदाजा हुआ कि वेस्ट इंडीज की टीम को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि हमारे 30 पॉइंट्स, 3 वनडे जीत कर 30 पॉइंट्स हमारे बढ़ गए और अब हमारे 90 पॉइंट्स हो गए। और जो आइंदा बरस आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवर्स का भारत में, उसकी जो पॉइंट्स टेबल है वर्ल्ड कप सुपर लीग की, उसमें अब हम चौथे नंबर पर आ गए। तो अब कितने चांसेस हैं आगे मजीद हमें कितना अचीव करना है में साहब? देखिए, अब इसके बाद हमारे पास नेदरलैंड की सीरीज है जिसके कभी इम्कानात है कि 30 पॉइंट्स पाकिस्तान और ले लेगा और जितनी भी टीमें 15-14 उनमें से 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी, 7 क्वालिफाई करेंगी और भारत ऑटोमेटिकली, चूंकि मेजबान मुल्क है, वो 8वां मुल्क होगा, तो भारत फिर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। मिर्जा साहब, हारिस रऊफ की जगह शाहनवाज धानी को जगह दी गई, हसन अली को मौका दिया गया शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से। किस तरह से देखते हैं आप इस टीम में जो चेंजेस कल हुई? वर दे प्रोडक्टिव इनफ? देखिए, अरमला जिस तरीके से शाहनवाज दहानी को सैर कराई जा रही है, वो सैयाह नजर आता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ, हर जगह जाता है, एंजॉय करता है और फिर उसके बाद कहीं आखिर में उसको ऐसी कोई नौकरी हमें क्यों नहीं मिलती मेरे साथ? जैसे बांग्लादेश के दौरे पर अगर ऐसी मिल जाए तो टीए इतना मिलता है कि जरूरत ही नहीं खेलने की, आप साथ ही साथ घूमते रहा करें, फिर बहुत कुछ होगा। लेकिन मसला ये है कि शाहनवाज दहानी को इन्होंने बांग्लादेश ले गए, जब बहुत शोर मचा तो आखिरी T20 में खिला दिया और इधर इसको घुमाते रहे, वहां पर इसको वेस्ट इंडीज ले गए, कहाँ ले गए, साउथ अफ्रीका ले गए। लेकिन अब कल उसको चांस मिला तो इमरान कल उसने प्रूव किया। उसकी जो एवरेज स्पीड थी 142 किलोमीटर पर आवर की थी और खासी तेज गेंदें कर रहा था। लेकिन हसन अली को मैं समझता हूं कि दोस्ती यारी बहुत ज्यादा निभाई जा रही है। ठीक है, हसन अली मैच विनर है, लेकिन जब आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको थोड़ा आराम कराना चाहिए। कहाँ लिखा है कि जबरदस्ती खिलाए? उसको एक मैच में रेस्ट कराया जो दूसरा वनडे था और कल फिर लेकर आ गए। और कल आप देखें चालाकियां क्रिकेट की कि जब एक विकेट रह गई थी दहानी का, 4 ओवर दहानी के बाकी थे, लेकिन कप्तान बाबर आजम हसन अली को लेकर आए ताकि वो आखिरी विकेट ले ले और फिर उन्होंने ले ली, 2 विकेटें हो जाए। जी हाँ, 2 विकेटें हो जाए तो जस्टिफाई हो जाए सिलेक्शन। अच्छा, इसमें तो हमारी जो महसूसमेंट्स हैं वो काफी सेम है। आई वाज थिंकिंग सेम कि अब नीचे आके एक विकेट दिला देनी है। अच्छा, जो कहते हैं ना, जीत बहुत सारी जो खामियां उसे छुपा देती है। जीत तो गए हम कल, लेकिन टॉप ऑर्डर हमारा बुरी तरह फ्लॉप हुआ। हमारे बहुत जल्दी प्लेयर्स आउट हुए। आई थिंक 125 पे तकरीबन हमारी 5 विकेटें गिर चुकी थी, मुझे जितना याद पड़ता है। तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं कि इतना कोई तगड़ा बॉलिंग, इतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं थी सामने, उसके बावजूद हमारा होम ग्राउंड भी था और हमारी बैटिंग एक बार फिर कोलैप्स की कल। 117 पे इमरान हमारी 5 विकेटें गिर गई थी। अगर खुशदिल शाह और शादाब खान के दरमियान वो 84 रन की पार्टनरशिप ना होती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि फिर उसके बाद टेल शुरू हो जाती। लेकिन पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इतना जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाकिस्तान को उस पर कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि अगर कल देखे बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, रिजवान जल्दी आउट हो गए, तो प्रेशर आता है। इमामुल हक रन कर रहे हैं, आपने भी बताया कि मुसलसल 7वीं सेंचुरी, लेकिन अगर ऊपर वाले 2-3 आउट हो गए तो नीचे वालों पे बहुत प्रेशर आएगा। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग ना तजुर्बाकार थी। अगर आपको कोई तगड़ी बॉलिंग मिले और भारत की विकेटों पर अगर आपको कोई ऐसी बॉलिंग मिले तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सोचना पड़ेगा हमारे लैपटॉप चीफ सिलेक्टर को पाकिस्तान के। अच्छा, एक और मिडिल ऑर्डर में क्या, एक और बड़ा अहम नुकता है, मैं चाहता हूं उस पर भी आप राय दें। हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को अपने बॉलर्स के अपने बॉलिंग अटैक के ऊपर तो हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने जरूर नोटिस किया होगा कि बैटिंग में हमारे पास बड़े कम ऑप्शंस हैं। हम कोई तजर्बा नहीं कर पा रहे कि कोई ऐसा मैच हो जिसमें हम कोई तजर्बा कर लें और कोई नया टैलेंट टेस्ट कर लें। तो क्या ये सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं या टैलेंट ही नहीं है बैटिंग को लेकर के, जिसमें हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें कि अगर हमारा कोई बड़ा मेन प्लेयर ऊपर के 4-5 लोगों में से अगर नहीं खेल पा रहा या नहीं खेलता तो हम कोई ऐसा प्लेयर हो हमारे पास ऑल्टरनेटिव? देखिए, तजुर्बा करना चाहिए, लेकिन शिकस्त का खौफ हमारे सर पर सवार है कि जीतना चाहते हैं।
और कोई भी खिलाड़ी अपना वनडे लाखों रुपए मिलते हैं वो मिस नहीं करना चाहता, जबकि दुनिया में दीगर जगहों पर आप इमरान देखें कि ऑल्टरनेट लड़कों को बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हैं। फास्ट बॉलिंग आपकी बड़ी तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। दहानी है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, हसन अली है, फिर नसीम शाह भी आ रहा है, फिर मोहम्मद हसनैन का एक्शन जो है वो दुरुस्त हो गया। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग आपकी अच्छी, असल मसला आपके पास बैटिंग का है। और मुझे लगता है इमाद वसीम का कैरियर इन्होंने अब खत्म कर दिया। अब जिस तरह से नवाज को ये सपोर्ट कर रहे हैं और वो परफॉर्म भी कर रहा है, फिर इसी तरीके से सरफराज अहमद की कहानी अब लगता है खत्म हो गई, क्योंकि जिस तरीके से हारे, जी हाँ, वो राजा साहब तो राजा है ना सर, वो कुछ भी कह सकते हैं। जिस तरीके से जो है वो जो मोहम्मद हारिस को इन्होंने मौका फराहम किया है, या शोएब मलिक अब नहीं रहेंगे T20 में, तो मुझे लगता है कि ये लोग भी टीम को रीबिल्ड करने के चक्कर में है और इस चक्कर में पसंद नापसंद को बालाए ताक रखें, दोस्तियां यारियां ना निभाएं। बाद लोग कहते हैं 2 ग्रुप्स टीम में बने हुए, कुछ लड़कों को सपोर्ट करता है वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान, कुछ लड़कों को सपोर्ट करते हैं कप्तान बाबर आजम, बाकी लड़के बीच में लटके हुए। तो अगर आप पाकिस्तान की टीम बनाना चाहते हैं, किसी की जाती टीम नहीं है, जीतेगी तो हमारे मुल्क का नाम होगा, तो ये सोचना चाहिए इन लोगों। ठीक हो गया मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुबह सुबह अपनी राय दी। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पे तज्जिया दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी का, और आज हमने आपको बताना है फौजी फाउंडेशन आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के हवाले से। इसका शुमार पाकिस्तान के अव्वलीन इदारों में होता है। इससे पहले कि आप सेगमेंट देखें, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो मसनूई आज़ा हैं, इनकी कामयाब तनसीब और मरम्मत का काम किया जाता है। 1911 में पुणे इंडिया में कायम होने वाला ये इदारा है, और इसको 1936 में सियालकोट और फिर वहाँ से लाहौर मुंतकिल किया गया। 1946 में इसको मुंतकिल किया गया, लेकिन 1966 में ये फौजी फाउंडेशन की ज़ेर साया रावलपिंडी मुंतकिल हुआ। इसकी इब्तदा का मकसद जो जंग में मुख्तलिफ ज़ख्मी और मफलूज होने वाले फ़ौजी हैं, इनका इलाज मुमकिन बनाना था, लेकिन जो वक्त गुजरा, इसमें जो दीगर शोबा ज़िंदगी के लोग हैं उनको भी शामिल किया गया, और अब एक वसी पैमाने पर लोगों का इलाज किया जाता है। इसी हवाले से अमना खालिद वहाँ पे गई हैं। सो देखते हैं आज का ओवर कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज सुबह सुबह मैं अपनी टीम को लेके पहुंची फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में, जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है। और जब मैंने सुना तो मैंने अपने प्रोड्यूसर्स कहा यार जाना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस हो, मुझे पता चले, मेरी नॉलेज में इजाफा हो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट वन है। और मुझे बता रहे थे कि यार 1996 है, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता। तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्योंकि मेरे पास भी नहीं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद यहाँ हूँ, आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दूँ और ख़ुद भी लूँ और आप लोग भी देखें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आप यहाँ पे, आपकी क्या डेजिग्नेशन, आप यहाँ पे क्या? हम ना मैं यहाँ पे एज अ हेड ऑफ यूनिट हूँ। आई एम अ बेसिकली रिहैब स्पेशलिस्ट। तो हमारी जिस तरह डिफरेंट डोमेन्स होती हैं हमारी स्पेशलिटी में आती हैं, जैसे आपको आइडिया होगा फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, काउंसलिंग। इसी तरह हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिम्ब सेंटर जी। इसमें हम सिर्फ एक तो ये आप जिस तरह नाम ले रही हैं कि आर्टिफिशियल लिम्ब्स को, जैसे मिसिंग पार्ट को रिप्लेस करना, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे जो है डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ के साथ आते हैं, स्ट्रोक का पेशेंट फुट ड्रॉप के साथ आ सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मरीज है जिसको डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं, डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं, उसको हम सब एड्रेस करते हैं। कमर के बहुत सारे केसेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिनको डिफरेंट इश्यूज होते हैं, उनके डिफरेंट किस्म की कॉर्सेट्स वो बनाना, और साथ वॉकिंग एड्स, वॉकर्स, सीटी चेयर्स वगैरह। बाय बर्थ की भी है कि बाय बर्थ आपको कोई? बाय बर्थ बहुत बच्चे आते हैं, जैसे एक तो डिलेड होते हैं, और इसके अलावा आपने देखा होगा बच्चों के पैर कई दफ़ा पैदाइशी अंदर मुड़े हुए होते हैं, जिसको टेलीपीजिक वाइनोवेरस वगैरह कहते हैं। उसको यहाँ पे बहुत अच्छे शूज़ बनाते हैं, एफोस बनाते हैं, एंकल फुट ऑर्थोसिस, और डिफरेंट मटीरियल यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स मेरे ख्याल में, और सबसे पुराना और बिगेस्ट सेंटर ऑफ पाकिस्तान है। हाँ, लेकिन लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये मतलब यहाँ का काम बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछी, जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं
तो जैसा अभी आप बता रही हैं, अब मुझे भी आइडिया हो गया आपकी बात सुन के। तो पूरा प्रोसीजर है जिसमें आप लोगों ने प्रॉपर सारे टेस्ट करने हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री जाननी है, पूरी थेरेपीज हमने सारी उसके अंदर डालनी है। हाँ, बिल्कुल। और पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर भी करना है, मेंटली प्रिपेयर, फैमिली को भी साथ करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जब तक उसकी आप देखें ना, टांग कट गई, बहुत डिप्रेशन है, कुछ लगवाने पे तैयार नहीं है, आगे चलने पे तैयार नहीं है, तो उसको हम कैसे उसको करेंगे? जब तक हम उसको बायोफीडबैक करेंगे, बिहेवियर थेरेपीज करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसकी मोटिवेशन, उसका सपोर्ट सिस्टम एनहांस करेंगे। अगर यही मैं आपसे पूछना चाहती तो कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए, अगर कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि पेशेंट को तो यार हमें ये मसला है, बस आप इसको कवर अप करें। असल में ये बिल्कुल आप सही कह रही है, पाकिस्तान में पूरे और एज अ होल अवेयरनेस नहीं है, रिहैब कितनी है नहीं। एक फिजियोथेरेपी का लोगों का आइडिया होता है, फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी चीजें भी जब करेंगे, एक मरीज बोल ही नहीं सक रहा तो आप खाली फिजियो से तो नहीं होगा, आपको स्पीच थेरेपी साथ करनी होगी, साथ में हो सकता है आपको कोई ऑर्थोसिस, प्रोस्थेसिस वो देना और सपोर्ट देनी हो, तो काउंसलिंग की जरूरत हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें हमारे डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं हम ना, इसमें एक तो हमारा ये आप जैसे ये भी देख रही हैं, ऑर्थोटिस्ट होते हैं, प्रोस्थेटिस्ट होते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है? प्रोस्थेसिस वो होता है जो टांग कट गई है, बाजू कट गया है, पाँव कट गया है, इस मिसिंग पार्ट को रिप्लेस करना है, जैसे प्रोस्थेटिक्स। एक हमने आपको जैसे पहले बताया कि बच्चा है डिफॉर्मिटी के साथ आए, कोई उसको शॉर्टनिंग है, कोई और फ्लैट फुट हुआ है, उसको हमने बेहतर करना है, तो दैट इज ऑर्थोसिस। और तीसरा वॉकिंग एड या ये बनाते हैं, तो दे आर ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड इन दिस फील्ड। फिर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो मसल वीकनेस और वो सारा उसको एड्रेस करते हैं, क्या किस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्पीच एंड स्वॉलिंग थेरेपिस्ट है, एंड रिहैब साइकोलॉजी काउंसलिंग जो हमारी काउंसलिंग करते हैं। तो ये सारा हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है। आपने तो प्रॉपर मुझे गाइड किया। अगर मैं आपसे अभी हम घूमेंगे भी फॉर, लेकिन ये पूछूं कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, नहीं है, तो ये बेसिकली जब मैंने फौजी फाउंडेशन बोला तो माइंड में ऑब्वियसली इट्स आर्मी, तो आप मुझे बताएंगे क्या ये सिविलियंस के लिए भी है, और उसके अलावा ज़कात वगैरह इसकी कितनी कैटेगरीज हैं कि कौन कौन लोग आके यहाँ पे अपना इलाज करवा? जी हमारे पास 4 कैटेगरीज आती है। एक तो हमारे पास इंटाइटल्ड पेशेंट है जो एक्स आर्मी रिटायर्ड ORs, नॉट ऑफिसर्स। सेकेंडली ये है कि हमारे पास CNE, क्योंकि ये बहुत बड़ा लिम्ब सेंटर है, ये हमारा रिहैब डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट है, तो हमारे पास बहुत जगह से लोग आते हैं, प्राइवेट पेशेंट्स। तीसरा पैनल, हमारे काफ़ी सारे पैनल्स हैं वो आते हैं। और चौथा ज़कात, और ये बैतुल माल वाला, इसका एक ख़ास मिनिस्ट्री ऑफ ज़कात से फंड आता है, और साल में 2 दफ़ा ये डिलीवर करते हैं उनके थ्रू हम लोग। ये तो आपने ओरली मुझे मतलब सारा गाइड कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रा प्रैक्टिकली जाके देखें, डिस्कस करें, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर सारा घूमें और हमें आइडिया, और जितने लोग देख रहे हैं उनको भी आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। हमारे पास सिर्फ ये जूता लेने आए हैं, तो जब हमने इसको असेस किया तो हमने देखा है कि इसका सिर्फ एक हाथ की भी वीकनेस है, क्योंकि कुछ मसल्स इसके बहुत टाइट हो रहे हैं और कुछ वीक हो रहे हैं। इसी तरह पाँव इसका जो है नीचे का क्वाइरस की डिफॉर्मिटी डेवलप कर रहा है, ठीक है, और साथ हम सपोर्ट्स बना के देंगे जो कि पाँव की डिफॉर्मिटी को रोकेगी, चलने में मदद देगी। मैं आपको सीनियर मैनेजर आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर नदीम गुल साहब के आप इसको देती हूँ कि वो आपको विजिट कराएंगे सारे हमारे डिफरेंट सेक्शंस का, क्या ऑर्थोसिस, प्रोस्थेसिस, वॉकिंग एड किस तरह काम हो रहा है, डिलीवर कितने दिन में हो रहा है, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन कैसे है, और किस कैटेगरी के पेशेंट्स आ रहे हैं, वो आपको सारा ये विजिट कराते हैं। हमारे साथ नदीम गुल साहब हैं जो कि हमें डिफरेंट सेक्शंस का विजिट करवाएंगे, हमें बताएंगे कि किस तरह से ये होल प्रोसीजर है, किस तरह स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। और आप बताएं कि इस टाइम हम कहाँ पे मौजूद है, कौन से सेक्शन पे? ये जो हमारा सेक्शन है ये बिल्कुल फाउंडेशन की तरह है, ये बिल्कुल फर्स्ट सेक्शन है जहाँ पे हम कास्टिंग या मेजरमेंट्स लेते हैं, और यही कास्टिंग और मेजरमेंट्स जो ये हमारी बेसिस होती है मसनूई अज़ा के बनाने के लिए। तो ये इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ हम इम्प्रेशन ले लेते हैं पेशेंट का, और देन लेटर ऑन वी वर्क ऑन दिस, इसी के ऊपर हम काम करके आर्टिफिशियल लिम्ब बनाते हैं। ठीक।
अब आप जिस सेक्शन में लेके यहाँ पे देखिए, मुझे आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट जो हैं लिम्स तैयार हो रही हैं, सही? जी जी बिल्कुल, आपका आइडिया बिल्कुल सही है। इसमें अब हमारा मॉडल जो है नेगेटिव से पॉजिटिव मॉडल में चला जाता है, क्योंकि पेशेंट को तो हम घर भेज देते हैं, फिर हमारा ये बेसिस होता है नेक्स्ट हम इसको POP से फिलअप करके उससे हम मॉडल निकाल लेते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं इस साइड पे और इधर भी है। एंड देन इस मॉडल के ऊपर फिर हम जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जो टांग में जो उसमें फ़र्क होता है, वो डिफॉर्मिटीज़ हम इधर उसको हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अभी ये हम दूसरे सेक्शन में आए हैं। दिस इज बिलो नी और अबाव नी सेक्शन, और ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सेक्शन ऑफ दिस आर्टिफिशियल लिम्ब, जहाँ पे फिर हम जो लैब्स हैं उसमें हम इसको कंपाइल अप करते हैं। सॉकेट्स को ऑलमोस्ट फाइनल सेक्शन है फॉर द गेट ट्रेनिंग। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने वाली ये कि ये हम लेटेस्ट टाइप के ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, दिस इज द 3rd जनरेशन, जिसमें कि डिफरेंट एलॉयज यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्यूमिनियम एलॉय है, इसी तरह ये फुट है, दिस इज वेरी रीइंफोर्स्ड टाइप ऑफ फुट, बहुत लाइट वेट भी है। और अगर इसकी शेप देखें तो कॉस्मेटिक्स भी इसकी फिंगर्स जैसे होती हैं, और जो सॉर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स सर्जरी टाइप नहीं, दिस इज एन आर्टिफिशियल फुट बेसिकली। और उसमें फिर चूँकि नेचुरल दूसरे उसमें फिंगर्स भी होती हैं जो साइड एम्पुटेटेड नहीं हो रहा, तो ये भी हम उसी के मुताबिक फिर हम तैयार करते हैं। फाइनल शेप उसकी फिर ये आ जाती है, दिस इज द फाइनल शेप ऑफ अ लिम्ब। उसके ऊपर हाँ ये रॉड सारा फिर आफ्टर गेट ट्रेनिंग हम इसके ऊपर सारा कॉस्मेटिक फॉर्म, ताकि ये फिर दूसरे पाँव के मुताबिक नज़र आए, और कॉस्मेटिक्स उसकी बिल्कुल इसके मुताबिक। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी लाइट वेट, दिस इज ऑल्सो वेरी लाइट वेट। जैसे कि वो घुटने से नीचे वाली लिम्स आपको मैंने दिखाई है लेटेस्ट टाइप, इसी तरह घुटने से ऊपर जिनकी इम्पुटेशन घुटने से ऊपर हो जाती है, तो उनके लिए भी एक स्पेशलाइज्ड लिम्ब होती है। उसमें खुसूसियत ये है कि उसमें फिर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ नी जॉइंट, जैसे कि हमारा घुटना झुकता है, बेंड होता है, तो सेम सिचुएशन इधर भी देखें, ये कंप्लीट उसी नेचुरल एनाटॉमी भी, ये बेंड भी होता है और स्ट्रेट भी होता है। और ये पेशेंट अगर बैठना चाहे तो बेंड कर ले, जब चलना चाहे तो लॉक हो जाता है। खुद से ऑटो या पेशेंट को उसको भी से प्रेस करके? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो यंग बच्चे होते हैं उनको तो हम ये लॉक सिस्टम नहीं देते, वो बिल्कुल नेचुरल जैसे मूवमेंट होती है उस तरह कर लेते हैं। लेकिन जो ओल्ड पेशेंट होते हैं जो घुटना कंट्रोल नहीं कर सकते या ज़्यादा वेट वाले होते हैं, फिर उनको हम लॉक सिस्टम देते हैं। जिस तरह से आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये 3rd जनरेशन लेटेस्ट लिम्ब है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन फ्यूचर आप लोग इससे लेटेस्ट कितना लाइट वेट, ये जिस तरह से आपने मुझे नी बैंड वाला बताया, तो इन फ्यूचर आप लोगों के क्या टारगेट्स प्लान गोल्स हैं? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है इसका। फ्यूचर प्लान्स हमारी ये है कि इन द वेरी नियर फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स 3D प्रिंटिंग of limbs, 3D printing and CAD/CAM technologies. CAD/CAM is like computer-aided manufacturing and computer-aided designs. So this will be also a very big milestone for the Fauji Foundation. और ये Fauji Foundation ही पूरे मुल्क में ये पहला हमारा इंशाल्लाह होगा कि हम इसमें 3D प्रिंटिंग और ये सारा इसमें CAD/CAM टेक्नोलॉजीज वो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इंशाल्लाह। तो अब हम इसको कहीं प्रैक्टिकली कहीं पे जाके किसी पेशेंट पे हम जाके इसका एक्सपीरियंस करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा जो फाइनल सेक्शन होता है जो गेट ट्रेनिंग वाला होता है, जिसमें कि हम पेशेंट को बताते हैं कि उतारना कैसे, चढ़ाना और आपने कदम कैसे लेकर जाना, तो वो फिर आपको गेट ट्रेनिंग सेक्शन। अच्छा, ये कौन सा वाला सेक्शन है जहाँ पे भी हम आए और मैंने देखा कि यहाँ पे शायद प्रैक्टिस होती है इनकी? हाँ जी, ये हमारा गेट ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड सेक्शन है। यहाँ पे हम पेशेंट को बताते हैं कि लिम्ब को बेसिकली इस्तेमाल किस तरह करना है, उसको उतारना कैसे, चढ़ाना कैसे, और हाउ टू टेक द स्टेप्स इनिशियली। और ये जो पेशेंट हैं, महफूज साहब हैं इनका नाम, इनके ट्रॉमेटिक तरीके से इम्पुटेशन हुई है, तो इनको जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगी है घुटने से नीचे, ये लेटेस्ट 3rd जनरेशन आर्टिफिशियल लिम्ब है, द लेटेस्ट हम इनको ये प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं। और ख़ासियत इसकी ये है कि आफ्टर गेट ट्रेनिंग ये इसमें बिल्कुल इस तरह चलते हैं जैसे कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके कि आर्टिफिशियल लिम्ब कौन सी है और रियल लिम्ब कौन सी है। और ही इज यूजिंग दिस लिम्ब अभी से या सिंस? ये इनको काफ़ी टाइम हो गया, ओवर अराउंड 15 to 20 ईयर्स हो गए काफ़ी पहले, तो ये उसको फिर यूज़ करते हैं और बहुत बिल्कुल उसके आर्टिफिशियल और रियल का आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। उसी तरह का केस है, आमना है, शी इज़ 5 years old माशाल्लाह।
तो इनकी जो एम्पुटेशन है ये बाय बर्थ है, यानी ये बच्ची पैदा है इसी डिफॉर्मिटी के साथ हुई है। लेकिन ये चूँकि बच्चे हैं, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं गेट ट्रेनिंग, तो इनके लिए जो हमने आर्टिफिशियल लिम्ब बनाई है तो वो भी बिल्कुल जैसे कि रियल होती है। अभी हम आपको वॉक करके भी इनका दिखाएंगे, तो बिल्कुल इसमें कोई डिसेबिलिटी, कोई वो चीज़ इसके जहन में छोटे होने से बड़े होता कि ये नहीं हुई कि मेरी कभी कोई आर्टिफिशियल लिम्ब लगी है या मेरी टांग कटी हुई है। ये था ओवरऑल ALC यानी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर का एक पूरा व्यू और एक पूरा जो मैंने आप लोगों को दिखाया, जिससे मुझे ये आइडिया हुआ कि इधर की अवेयरनेस बहुत कम लोगों को है, लेकिन आई होप सो इस प्रोग्राम के बाद बहुत से लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी और हमें भी इसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए और जितने भी नीडीज़ हैं उनको ज़रूर बताना चाहिए कि यार पाकिस्तान का बिगेस्ट वन आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर ज़रूर है। आप लोग आएँ, कोई मसला है यहाँ पे विज़िट करें, बहुत सी कैटेगरीज़ हैं और इस प्रोग्राम को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बैक टू एक्सप्रेसो। शो का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम याद करेंगे सुरों के बादशाह और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को, जिनके मदाज उनकी 10वीं बरसी मना रहे हैं। दुनिया गज़ल के हवाले से बात करें तो शहंशाह मेहदी हसन 18 जुलाई 1927 में भारतीय रियासत जो है उसमें पैदा हुए, राजस्थान लूना में पैदा हुए। मेहदी हसन ने 1956 में रेडियो पाकिस्तान से गायकी का आगाज़ किया। मेहदी हसन साहब को हम याद कर रहे थे और अभी हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।